अभी हमने जितना पार्ट कंप्लीट किया है एनएफपीओ चैप्टर 3 का, उसी में कल हमने जहाँ पर स्टॉप किया था दैट वाज रिलेटेड टू फंड रेजर्स। फंड रेज करने के लिए ये लोग स्पेशल कैंपेन करते हैं एनएफपीओ, और उसके साथ साथ अगर मान लो उनको 1 ईयर से ज़्यादा का प्लेज मिला, प्लेज फॉर मोर देन 1 ईयर, प्रॉमिस फॉर मोर देन 1 ईयर। एक्चुअली उसका एक कंसेप्ट देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये देखा था कि पब्लिक फंड रेजिंग में 3 लाख प्रॉमिस टू गिव आया है, एंड यहाँ पे द स्टेशन इज अनेबल टू कलेक्ट 30% ऑफ द प्रॉमिस। पास्ट रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि 30% प्रॉमिस का तो पैसा मिलता नहीं है, खाली लोग बोल के चले जाते हैं। तो इनको पता है कि बाकी का तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और उसके अलावा जो पार्ट है उसे इन्होंने लिखा है एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टेबल। भाई ध्यान रखना है, एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल इज वेरी क्रूशियल हियर। 30% ऑफ दिस एंड बाकी का जो है वो कंट्रीब्यूशन। बट हाँ, एक बात बता दूं, फंड रेजर ड्राइव में आया हुआ पैसा हमेशा नॉन रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ओपन बॉक्स रख दिया जाता है लोगों को यथाशक्ति जो दान करना हो। अब देखो, अगर मान लीजिए वो मोर देन 1 ईयर फिजिकल ईयर है, तो हमने ऐसा सीखा था करंट ईयर को रेवेन्यू, बाकी को आप कंसिडर करोगे विथ रेस्ट्रिक्शन फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन बन गया है। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि January 1 देयर वाज preservation, they are raptor preservation organization, NFPO है, promise to give donor without a restriction 10,000 per year for 3 years। ध्यान रखना 3 years है। अच्छा, अभी हुआ क्या, 10% इंटरेस्ट रेट एंड पेमेंट इज देयर। आपको एक बात बता दूं, हमें इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करना, वापस से बता दूं कैसे आएगा। 10,000 देखिए कैश रिसीवेबल, कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल 20, कैश आया 10, रिसीवेबल 20, वो फ्यूचर में। अच्छा, हुआ क्या, 10,000 ऑब्वियसली विदाउट रेस्ट्रिक्शन टुडे, इस 10,000 का विदाउट रेस्ट्रिक्शन रेवेन्यू, और बाकी का रेवेन्यू कैसे कंसीडर करोगे। तो आपको लिखा ही हुआ है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं तो 27355 आ रहा है। तो किया क्या, इंटरेस्ट रिकॉर्ड मत करो, आप क्या करोगे, रेवेन्यू का डिस्काउंटिंग फैक्टर अभी रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 27355 रिकॉर्ड करो। देखो इन्होंने क्या किया, 10 17 355 मतलब 27355, और इन्होंने साथ में 265 दैट इज 45, ये जो अमाउंट है इन्होंने पहले से ही डिस्काउंट फैक्टर को क्रेडिट करके तो रखा है कम से कम। मतलब एक तरीके से तो रेवेन्यू पूरा के पूरा 30 रिकॉर्ड हो गया। ध्यान रखिए, अब जैसे जैसे वो सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा तो वो जो डिस्काउंटिंग की रेवेन्यू है उसे कंट्रीब्यूशन को डोनर की रेवेन्यू में, मतलब डिस्काउंट को डोनर रेवेन्यू में कंसिडर करेंगे। ये कैसे आया, देखो इधर लिखा है कि बाकी अगर आप डिफरेंस निकालते हो, अब जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है वो 19091 है, 17,355 को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो 1736 का मुझे और रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। जो डिस्काउंट रेवेन्यू था वो अब एक्चुअल रेवेन्यू बन गया। ध्यान रखिएगा। एंड फ्रेंड्स, एट लास्ट व्हेन वी गेट द मनी वी नो वेरी वेल, हमें उसे रेस्ट्रिक्शन में से दूर करते जाना है। विथ रेस्ट्रिक्शन की जगह विदाउट रेस्ट्रिक्शन बन जाएगा, जैसे जैसे ईयर कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे। ठीक है फ्रेंड्स, देन वी गो हेड कैश टू दिस एज वेल फॉर द थर्ड ईयर, इट्स इजी। हमने डोनेटेड सर्विस देख लिया था, जो भी मिले उसको ऑन द डेट ऑफ डोनेशन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का। ठीक है, अच्छा, सर्विसेज दैट शुड रिक्वायर अ वेरी स्पेशल स्किल, वो ध्यान रखना है। मान लो सर्विस आया है, स्किल बेस्ड है, सर्विस के बेस पे अगर कोई बिल्डिंग आया तो अलग बात है, समझना। नॉन फिनेंशियल एसेट को एनहांस किया, या तो स्किल दिया किसी ने अपना, जैसे मैंने बोला था कि डॉक्टर जो है विजिटिंग चार्जेस के बेसिस पे आते रहते हैं, या तो फिर फ्री में ऐसे आते हैं। ओके, डोनेटेड सर्विसेज शुड नॉट रिकॉग्नाइज, कब रिकॉग्नाइज नहीं करना है, अगर वो कोई स्पेसिफिक स्किल में नहीं था। जैसे बता दूं, यहाँ पर लिखा है कि इसमें रॉबिंग बहुत हुई थी एक इंस्टीट्यूशन, बराबर, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। टू कॉम्बैट दिस स्टूडेंट्स ग्रुप हैव banded टुगेदर टू ऑफर द एस्कॉर्ट सर्विसेज टू फ्री ऑफ चार्ज। स्टूडेंट ने बोला हम फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। स्टूडेंट ने एस्टिमेटेड कि फेयर चार्जेस ₹10 पर ट्रिप और 45,000 पर मंथ। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैंपस की पुलिस फोर्स को इसे बढ़ा कर दिया है, समझना। एंड अगेंस्ट द एस्कॉर्ट्स टू स्टूडेंट्स, उसकी जगह उन्होंने खुद ने, यूनिवर्सिटी खुद ने पुलिस खड़ी कर दी, स्टूडेंट की सर्विस नहीं दी। अब देखना, although central is not able to recognize the value because even though there might be arguable कि ये स्किल सर्विस, बट मैं बता दूं
student services were not the special skill. It was just their own affection, their own desire to support their institution. Okay, own personal desire नहीं consider करना है, special services होगी outsider की, तब जाके उसे record करना है, ध्यान रखना। चलो ये हमने सीख लिया था डोनेटेड फिक्स असेट एंड डोनेटेड कलेक्शंस, बट हाँ अब कलेक्शन सीख रहे हैं। चलो मैं एक शॉर्टकट बता दूं, यहाँ ये जो नोट मैंने लिखी है, ये नोट आप जरूर लिखें। आई ऑलवेज प्रीफर दैट यू राइट दैट, नोट इट डाउन, समराइज इट। इट्स वेरी क्रूशियल टू read it and even revise it day before examination, so that will be useful. Please go through with this and even write it out every day, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डोनेटेड वर्क्स ऑफ द आर्ट, द हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड रेयर बुक्स। ओके समझ लो, वर्क ऑफ आर्ट है, पुराने चीज़ें, म्यूजियम में रखी जाने वाली चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है, बुक हो गई, ऐसा किसी ने अगर गिफ्ट डोनेशन कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को इससे रेवेन्यू मान लेने का? देखो बता दो, ये डोनेशन ना तो कैश है, ना तो कोई असेट है, ना तो कोई सर्विस है, तो इसका तो मैं अकाउंटिंग के लिए इतना ही कहूँगा कि इन लोगों ने यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर ये 3 क्राइटेरिया मैच होते हैं तो कभी भी रिकॉर्ड मत करो। कौन से 3 क्राइटेरिया? अगर वो वर्क ऑफ आर्ट जो है उसे एग्जीबिशन में रखने वाले हैं, उसका प्रिजर्वेशन प्रॉपर होता है जैसे म्यूजियम में, एंड तीसरा उसको मान लो बेच भी दिया तो उसको बेच के भी खरीदेंगे क्या वापस से? वही कलेक्शन खरीदेंगे, नए लेवल का नया मॉडर्न कलेक्शन, ऐसा समझ लो। पर ये चीज रिकॉर्ड नहीं होगा अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल होती है। आई एम वेरी क्लियर टू दैट, ऑल द कंडीशन नॉट रिकॉग्नाइज, ऑल कंडीशन फुलफिल हुई तो मत रिकॉर्ड करना, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जीबिशन है, इट हैज बीन टेकन केयर एंड प्रिजर्व्ड, एंड सेल ऑफ द कलेक्शन, बाइंग फॉर कलेक्शन के लिए यूज हो जाएगा। चलो दोस्तों लास्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन रेज्ड फॉर अदर्स। अब ये जो है एजेंट्स का वर्क है, इंटरमीडियरी वर्क है। मान लो अगर कोई एनएफपीओ ऑर्गेनाइजेशन को कोई बंदा, कोई पर्सन ने डोनेशन दिया और उसको बोला कि तुम रिसिपिएंट हो लेकिन तुम बेनिफिशियरी नहीं हो, इसको डोनेशन को तुम्हें किसी और ऑर्गेनाइजेशन को देना है। बता दे रहा हूँ, मतलब जो डोनेशन देने वाला है उसने एक ए नाम के ऑर्गेनाइजेशन को दिया, ए को बोला कि तुम बी को दे देना, ठीक है। अब देखो बात क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डोनेशन में दो प्रकार का एक बाइफरकेशन कर सकते हैं। मान लो डोनेशन देने वाला उसने एनएफपीओ को बोला कि तुम्हारा अधिकार है, तुमको जो करना है जो करो, जैसे देना है किसी और को दे दो, ठीक है। तो एक्चुअली दैट इज द वेरी जनरल टाइप डोनेशन ओनली, और वो है ना रिसिपिएंट रिकॉर्ड करेगा, बेनिफिशियरी को तो पता ही नहीं उसको मिलेगा कि नहीं। लेकिन मान लो कई बार अग्रीमेंट कर दिया, डोनेशन देने वाले ने बोला कि तुम्हें ये डोनेशन इस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कंपलसरी देना है, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, मैंने जो बोला वैसे दे देने का, भाई हर महीने में दे दो, हर साल में दे दो, जो भी है। तो भाई बता दूं, तो वो इंटरमीडियरी के लिए रेवेन्यू नहीं होगी, वो रेवेन्यू बेनिफिशियरी के लिए हो जाएगी, वो बेनिफिशियरी उसको रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू पे। सो दैट इन होल सेंटेंस एज आई कन्वेड, ठीक है। चलिए, डोनर हैज सेंट रिसोर्स टू वन ऑफ द एनएफपी और रिसिपिएंट विल बी देयर, मतलब डोनर ने एनएफपी को ये जो डोनेशन है वो दिया, एंड नाउ रिसिपिएंट जो है वो उस बेनिफिशियरी को प्रोवाइड करे, ठीक है। अल्टीमेटली द बेनिफिशियरी विल बी रिसिपिएंट, ये बहुत खास ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एफएएसबी ने बोला है कि अगर एनएफपी इज एन इंटरमीडियरी, देन एनएफपी ऑर्गेनाइजेशन जो बेनिफिशियरी है वो रिकॉग्नाइज करेगा। बट समझना वेराइंस पावर क्या है, ये मैंने बोला ना, वेराइंस मतलब ये देखो, ये दो पावर समझना। वेराइंस पावर क्या है कि द पावर टू रीडायरेक्ट द ट्रांसफर टू अनदर बेनिफिशियरी। यूनिलेटरल पावर मीन्स रिसिपिएंट एंटिटी कैन ओवरराइड द डोनर्स रिस्ट्रिक्शन। अरे एक बात बताऊं, मतलब वेराइंस पावर मतलब क्या, चेंज कर सकता है। अगर रिसिपिएंट एंटिटी खुद डिसाइड करता है कि मेरे को चेंज करना है, डोनर बोले जो बोले, तो ये हो जाएगा एक तरीके से उसी खुद का रेवेन्यू, फिर जब वो देगा तब देगा। अगर डोनर देखे तो वो तो अलग बात है, वो तो डोनर है। इंटरमीडियरी एजेंट ट्रस्टी जो है वो सिर्फ काम करते हैं एज एन एजेंट, बट हाँ अगर उनका स्पेसिफिक वेरिएंस पावर मिल जाता है तो उनकी रेवेन्यू हो गई, ऐसा समझ लेने का, ठीक है।
सो हियर बाय विदाउट वेरिएंस पावर अगर है फ्रेंड्स तो समझना इंटरमीडिएट रिकॉर्ड करेगा पहले डेबिट दी फेयर वैल्यू ऑफ द असेट एंड द लायबिलिटी। देखो उसकी रेवेन्यू नहीं होगी, मैं वापस बोल रहा हूँ रेवेन्यू नहीं गिनेगा, वो क्या करेगा असेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, लाइकवाइज द स्पेसिफाइड बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी कौन है जिसको मिलने वाला है फाइनली, वो अपने आप ही रेवेन्यू और रिसीवेबल करेगा। ध्यान रखना वेरिएंस पावर नहीं है तो बेनिफिशियरी की ही रेवेन्यू है, और वेरिएंस पावर है तो इंटरमीडियरी की रेवेन्यू है जब तक वो प्रोवाइड ना करे। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। इफ वेरिएंस पावर इज ग्रांटेड, if variance power is granted, I am taking ahead, the recipient would recognize the resource debit and corresponding revenue। मैंने बोला वैसे बहुत ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बेनिफिशियरी है, जब तक कंट्रीब्यूशन उसके हाथ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेरिएंस पावर है। बेनिफिशियरी अपने आप जो डोनर ने बोला उसके अलावा किसी और व्यक्ति को भी डोनेशन दे सकता है, ये उसकी खुद की रेवेन्यू कहलाएगी, किसकी, रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट एनएफपी और बेनिफिशियरी एनएफपी दो अलग चीजें होती है। बहुत ध्यान से मेरे वर्ड सुनना, ये मैंने फाइल जो है मैंने आपको सेंड कर दिया है। आज ये चैप्टर ये पार्ट 3 में मैं कंप्लीट करता हूँ, एंड आई विश यू वुड हैव रिटन ऑल द थिंग्स। ये नोट जो मैंने इधर बनाया है बहुत स्मॉल में मैंने इसे पूरे चैप्टर को कवर किया है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ वेरियस एमसीक्यू। so stay connected, this chapter will gonna completed in the next part, that is MCQ। thank you guys।